नमस्ते। स्वागत है आपका आफ्टर स्कूल क्लासेस में। ये क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर है। ठीक है, इससे पहले अपन ने कवर कर लिया था कि व्हाट इज मैटर। मैटर के बारे में जो भी था पहले वाले चैप्टर में वो डिस्कस हो गया था कि मैटर क्या होता है ना, किस चीज़ों से बनकर बना होता है। अब इसमें मैटर के टाइप्स वगैरह, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, और उस मैटर को कोई भी मैटर हो सकता है मिक्सचर हो वो, तो उसको कैसे सेपरेट आउट करें, ये सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट ये लिखा है कि द ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर, है ना, कि द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप, प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर। ये बोला गया है कि अपने आसपास कोई भी चीज़ है, कोई भी सामान है, कि समझ लो ऐसे अगर बात करी जाए, मेरा जैसे सिस्टम पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, उसका मॉनिटर। अब जो ये मॉनिटर है वो या तो प्लास्टिक का बना हुआ है, बाहर की बॉडी। अब जो ये प्लास्टिक होगी उसके ऊपर भी जैसा ब्लैक कलर हो रखा है, तो ये ब्लैक कलर और साथ ही साथ प्लास्टिक का कोई सब्सटेंस है ना, और ब्लैक कलर का कोई सब्सटेंस, ये दोनों मिक्स होकर अब टोटल ये पूरा अपना प्लास्टिक बना हुआ है, इसकी बॉडी बनी हुई है। तो यहाँ तो ये मिक्सचर हो सकता है, यहाँ तो एक कोई प्योर सब्सटेंस हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि पहले तो प्योर सब्सटेंस के बारे में डेफिनेशन दी है। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। पहले अभी प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में बोला गया है। एक प्योर सब्सटेंस मतलब जिसके अंदर कुछ और इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, अब कुछ भी उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं है, मतलब कि एक प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या होगा, जैसे H2 हो गया, नाइट्रोजन हो गई, क्लोरीन गैस हो गई, है ना, या फिर आयरन हो गया, और सोडियम मेटल हो गया, ये सब चीज़ें, ये हमारे क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। इसके अंदर दो एटम है किसके, नाइट्रोजन के। इसके अंदर दो एटम्स है किसके, क्लोरीन के। तो ये क्या है, सिर्फ एक सिंगल एटम है किसका, आयरन का। जो मेटल होते हैं वो डायरेक्ट सिंगल एटम से रिप्रेजेंट करे होते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होते। सोडियम मेटल, है ना। तो अब ये जो है ना सब, ये हमारे प्योर सब्सटेंस है, और वो भी किसका पार्ट है, एलिमेंट का पार्ट है। क्योंकि ये सिर्फ अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में है, मतलब ये एक एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से। जो अपना पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जितने भी एलिमेंट है, कि हाँ ही लीबे बकनॉफनी ऐसे करके, नहीं ऐसा करके टोटल जितने भी एलिमेंट्स हो गए, अभी मैंने स्टार्टिंग के लिख दिए कुछ। ठीक है, 8 एलिमेंट्स लिख दिए, तो ये सारे एलिमेंट्स सिर्फ इन्हीं को अकेला मैं देखूं जिनके इनके मॉलिक्यूल होंगे तो वो हमारे एलिमेंट्री फॉर्म होंगे। सारे जरूरी नहीं कि सबका एलिमेंट्री फॉर्म हो, है ना, हो सकता है वो कंपाउंड की फॉर्म में भी बना रहे हो। अब कंपाउंड क्या है, जैसे कि ये लिख दोगे आगे लिख देता हूँ। ये कंपाउंड, कंपाउंड में आ गया जैसे H2O, CO2, और कोई भी अपना सब्सटेंस आ गया जिससे जिसमें क्या है अपना, जैसे अब H2O के अंदर ही दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। ऐसे ही CO2 के अंदर दो कार्बन नहीं, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग एलिमेंट जोड़कर हमारे क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर अच्छा ये भी हमारा प्योर सब्सटेंस में क्यों आ रहा है, जबकि ये तो मिक्सचर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये मिक्सचर ही नहीं है, ये टर्म ही गलत हो जाता है कि पानी जो है ना, वॉट, अब हम कहीं पे ये लोग जो जिनको जनरली मालूम नहीं है कि भाई पानी है, अब हम ये बोलेंगे पानी जो है ना ये मिक्सचर से बनकर बना हुआ है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं और अपना क्या करते हैं, पानी बना देते हैं। तो ये गलत लाइन हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे बोला जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करेंगे और अपना एक कंपाउंड बनाएंगे H2O। ठीक है, बैलेंस अगर रिएक्शन लिखा जाए तो ये दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगी। अब ये बैलेंस रिएक्शन है कि दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का मिलकर दो मॉलिक्यूल पानी के बना रहे हैं। अच्छा, ये जो टू लिखा है आगे, या दो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, मतलब हाइड्रोजन, है ना। और यहाँ पे ये जो टू बता रहा है, ये बता रहा है हाइड्रोजन गैस जो है ना इज मेड अप ऑफ टू H एटम। हाइड्रोजन गैस इज मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन एटम। ये वाला जो टू है ना, ये एटोमिसिटी बताता है। ये अभी आगे कभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आएगा तब बताओ। बाकी ये जो टू होता है ना, ये होता है स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, कि कितने मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन गैस के, है ना, ऐसा। बाकी अब इसमें समझ में आ गया ना, ये क्या है, रिएक्ट होके अपना H2O बना रहा है। हम ऐसा नहीं है कि पानी पड़ा हुआ है ना। अब पानी के अंदर हमने ऐसा हाथ डाला अपना, और हाथ बाहर निकाला और दिखा दिया, ये लो भैया पानी में से मैंने हाइड्रोजन गैस अलग करके निकाल दी।
ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना। फिजिकल मेथड से हम किसी भी तरीके से इसको, ऐसा नहीं हथौड़ा मारा पानी के कुछ मॉलिक्यूल पे और भाई साहब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते। तो फिजिकली मैकेनिकली हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग नहीं कर सकते, तो ये हमारे कंपाउंड फॉर्म में आएंगे। और ये प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि अगर मैं एक बकेट है वो पूरा पानी का भरा हुआ है तो उसके अंदर सिर्फ H2O 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 ही होगा, और कुछ भी उसके अलावा अलग से मैंने ऐड ऑन नहीं करा है कुछ भी चीज। तो सिर्फ H2O मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक ही टाइप का है सब्सटेंस, वन टाइप ऑफ सब्सटेंस या वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट which is H2O, then is said to be pure substance। ये तब भी प्योर सब्सटेंस कहेगा जब अगर मैं एक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक कंपाउंड ही उसके अंदर है, तो एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है सिर्फ, उसके अलावा दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं आ रहा। कि पानी के अंदर मैंने कहा पानी है, इसके अंदर हमारा ऑक्सीजन भी डिजोल्व है, CO2 भी डिजोल्व है, और पानी तो है ही अपना ना बैकग्राउंड में, तो ये हमारा मिक्सचर कहला जाएगा। ठीक है, ये मिक्सचर में आ जाएगा जिसमें अलग अलग चीजें कंपाउंड मिक्स है ना। लेकिन सिर्फ पानी पानी है तो हमारा प्योर पानी हो जाएगा, मतलब प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, प्योर वाटर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दिया है जैसे आप प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ऑल द एलिमेंट एंड द कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस। ये जो सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल, मतलब एक टाइप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल क्या हो सकता है, या तो एटम भी हो सकता है या फिर और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है यहाँ तो हमारा एक टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर जो भी चीजें बनी होती है वो हमारा क्या कहलाता है, प्योर सब्सटेंस कहलाता है। उसके बाद आगे लिखा है कि ऑल द एलिमेंट इन द कंपाउंड, जो भी हमारे एलिमेंट है और कंपाउंड है वो हमारे प्योर सब्सटेंस में आते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब चीजें, है ना। और कुछ मेटल्स ना, जैसे अपना आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना। सल्फर अपना नॉन मेटल में आ जाएगा। अच्छा, बाकी वाटर, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम क्लोराइड शुगर कॉपर सल्फेट, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे ना, हमारे उसमें आ जाएंगे कंपाउंड में। ठीक है, कंपाउंड के एग्जाम्पल है और ये वाले हमारे एलिमेंट के एग्जाम्पल है। अब जैसे कि पानी H2O है ना, यहाँ पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, शुगर हो गया C12H22O11, सुक्रोज जिसे कहते हैं, केन शुगर, है ना, उसका फॉर्मूला ये। ऐसे करके ये सारे हमारे क्या हो गए, कंपाउंड हो गए। अच्छा, अब इसमें ये बोला गया है कि इम्प्योर सब्सटेंस, जो कि इम्प्योरिटी उसके अंदर एड ऑन है ना, कि मतलब हमारा नॉर्मल सब्सटेंस है उसमें इम्प्योरिटी मिक्स है, तो वो मिक्सचर फॉर्म में हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आगे बताता हूँ, देखो अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल। यहाँ तो हमारे वो डिफरेंट एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ब्रैकेट में दे दिया पार्टिकल क्या चीज है ना। पार्टिकल मतलब यहाँ तो एक एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इन अदर वर्ड अ मिक्सचर कंटेन टू मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, है ना। यहाँ तो हमारे क्या होगा, जैसे इसी के अंदर देखते हैं, देखो एयर है, उसके अंदर भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, ये बहुत सारे, ये सारे प्योर सब वो हो गए क्या कहते हैं एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स मिलकर बना रहे हो या फिर क्या हो सकता है H2O CO2, है ना, ये दोनों मिलकर बना रहे हो। ये क्या है, एक हमारा कंपाउंड है, एक हमारा एलिमेंट है। ये दोनों कंपाउंड हो, जैसे कंपाउंड के लिए दोनों एग्जांपल, हाँ, जैसे पानी के अंदर मैंने अभी वो लिया था, है ना, CO2 गैस, पानी के अंदर CO2 गैस डिजोल्व है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, हमारा पानी के अंदर CO2 एज एन इम्प्योरिटी जो है प्रेजेंट है, ये क्या हो गया, इम्प्योरिटी। नहीं तो पानी हमारा प्योर पानी कहलाता है ना, डिस्टिल्ड वाटर कहलाता। तो यहाँ पे क्या था, CO2 उसके अंदर डिजोल्व है, लेकिन तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, जिसके अंदर मिक्सचर होगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल इसमें बताया गया सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब हमारा NaCl प्लस H2O। शुगर सॉल्यूशन मतलब कि H2O के अंदर C12H22O11, है ना, ये हो गया। यहाँ पर जो भी अपना नमकीन पानी सी वाटर, है ना, एयर हो गया, केन शुगर जूस, है ना, केन शुगर जूस गन्ने का जूस जिसके अंदर पानी भी मिला देते हैं वो लोग तो, है ना। और थोड़ा सा शुगर वगैरह एडिशनल मीठा बनाने के लिए उसको ऐसा कर देते हैं। बाकी
है ना। और भी ये शरबत हो गया, जैगरी, गुड़, गुड़ के अंदर भैया अपना जो चीनी है वो भी मिला होता है, गन्ने का, है ना, गन्ना, गन्ना हो गया। और बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर जो भी है अपना क्या कहलाएगा, मिक्सचर में आ जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। ठीक है, गुड़ वगैरह में भी क्या होता है, बहुत सारी चीनी वगैरह, अलग अलग टाइप की चीनी वगैरह मिलाकर, और अब कुछ एक आध दो सब्सटेंस और मिलाते होंगे जिससे अपना क्या बनना है, मिक्सचर बनना है। आगे इसमें बताया गया ऑल द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 जनरल क्लासेस। पहला एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, अब ये मैटर के बारे में इसमें बताया गया। पहले तो पूरा अच्छा ये क्लासिफिकेशन एक चार्ट बताया था, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा। प्योर सब्सटेंस के बारे में बताया गया, ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, नो इम्प्योरिटी। मतलब अगर सिर्फ एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है या एक ही सब्सटेंस, मतलब यहाँ तो सिर्फ एच प्रेजेंट है तो H2, या फिर सब हमारा एक कंपाउंड, मतलब कि वो हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, जैसे H2O, तो पूरे पानी के अंदर H2O जिसके अंदर कुछ और है ही नहीं, सिर्फ यहाँ तो सिर्फ एक सब्सटेंस मिक्स है, कोई और इम्प्योरिटी है ही नहीं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे एक पानी था, उसके अंदर सिर्फ पानी है H2O, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्योर कहलाएगा। या फिर कोई गैस है, सिर्फ H2O है, H2 गैस है ना, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, प्योर सब्सटेंस कहलाएगी। मिक्सचर में क्या होता है, मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट, कि दो सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, कि जैसे पानी के अंदर H2O के अंदर CO2 भी गैस जो है डिजोल्व है, तो हमारा मिक्सचर बना रही है। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप बताए हैं, एलिमेंट, एलिमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, उसको और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता। कंपाउंड, मेड फ्रॉम द एलिमेंट केमिकली बॉन्ड टुगेदर, दो एलिमेंट जैसे अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली बॉन्ड बनाकर H2O बना रहे थे, ठीक है, केमिकली बॉन्ड बना के एक नया सब्सटेंस बना रहे थे, उसे कंपाउंड कहते हैं। एक चीज और बता दूं कि जैसे अगर 2 टाइम्स ऑफ H2 + O2 फॉर्म्स H2O, तो ये केमिकली बॉन्ड है ना H2O में, कि जो अपना ऑक्सीजन है ये दो अपने हाइड्रोजन के साथ ऐसा बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया H2O का। तो ये केमिकली बॉन्ड, ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे, अच्छा एक चीज और है, जब केमिकली बॉन्ड सब्सटेंस होता है ना, या केमिकल रिएक्शन से कोई सब्सटेंस बनता है तो वो न्यू सब्सटेंस बनता है, उसकी जस्ट अलग प्रॉपर्टी होती है जो भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन गैस था, ये एक्सप्लोसिव गैस हो गई, जिसमें अगर माचिस इसके आसपास लाओ पॉप साउंड के साथ फटती है, ये कंबस्टिबल सपोर्टर है ऑक्सीजन। लेकिन पानी, है ना, कंबस्टिबल सपोर्टर मतलब ये आग लगाने में मदद करती है, पानी जो है आग लगाने, आग बुझाने में मदद करेगी, तो एक बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी रखते हैं ये लोग, है ना। अगर समझ लो कि पानी और नमक, नमक कह रहा हूँ, या पानी और मिट्टी है, ठीक है, H2O और सैंड है उसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर सैंड और मिक्स है। अब इसमें क्या है कि सैंड अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, पानी अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, ऐसा नहीं है ना बिल्कुल ही कोई नया सब्सटेंस बन जाए, है ना, मिट्टी वाला पानी कोई अलग थोड़ी सब्सटेंस बन जाएगा, है ना। अब वो मिट्टी वाले पानी को मैं आग बुझाने में भी मदद कर सकता हूँ क्योंकि उसके अंदर पानी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसा, मतलब इसमें अलग सब्सटेंस नहीं बनता मिक्सचर में। पर कंपाउंड में क्या है, अपना नया सब्सटेंस बनता है, नई प्रॉपर्टी होती है उसकी। मिक्सचर के दो टाइप बता दिए, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस ज्यादातर सॉल्यूशन होते हैं, हेट्रोजीनियस सस्पेंशन भी हो सकता, सस्पेंशन पार्टिकल भी हो सकते हैं, कॉलोइडल भी हो सकते हैं, है ना। अब ये क्या होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे अभी पार्ट में, है ना, इसके आगे वाले पार्ट में बहुत, उससे पहले मेरे ख्याल से सेपरेशन भी आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसको तो। बाकी इसमें थोड़ा चार्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है तो आगे का ही बता दिया है। अच्छा, वैसे सॉल्यूशन होता क्या है कि एक तरीके से ऐसा सब्सटेंस जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उसके अंदर जो भी मिक्सचर है ना। सस्पेंशन ऐसे होते हैं, उसके पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, कॉलोइडल के पार्टिकल भी, मतलब इसमें साइज के डिफरेंस होते हैं कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलोइडल, बस सीधा ये समझ लो। कॉलोइडल सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, कॉलोइडल में थोड़े से बड़ा उसके बड़े होते हैं सॉल्यूशन से, और सस्पेंशन में सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, ऐसा ऐसा मान लो, है ना। ओवरव्यू दे दिए वैसे तो बाकी। अब इसमें बताया गया होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें अपन पार्टिकल को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए। जैसे पानी के अंदर मैं अगर नमक डाल दूं, H2O के अंदर NaCl डाल दूं, ठीक है, तो उसका बस कलर भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, बिल्कुल पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ पे उस पानी के अंदर किधर खोजूंगा कि भाई उधर पार्टिकल पड़ा हुआ है अपना, दिख जाए अपने को, क्या कहते हैं उसका, नमक का, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी हेट्रोजीनियस ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर क्या है, हमने कोई पानी लिया उसके अंदर मैंने समझ लो सैंड डाल दी, तो अलग से दिख जाएगा उधर पार्टिकल क्या है, देखिए इसमें बड़ी अच्छी तरह, इसका तो मैंने एक प्रैक्टिकल देखा था। ठीक है, जैसे अब इसमें नमक NaCl, ठीक है, अब ये घोलते जा रहे हैं, ठीक है, कलर भी चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, पता ही नहीं पड़ रहा कहाँ घुल जा रहा है अभी ये। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या होगा, ये
सैचुरेटेड बन जाएगा, वैसे अब घुलना बंद हो जाएगा, तब उसके पार्टिकल लिखेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ये सैचुरेटेड हो गया, अब इसके पार्टिकल दिखना चालू हो गए। अगर इसको ज़्यादा हो गया, एक आध दो पार्टिकल रह जाए ना बस। ठीक है, हो गए। अब ये कुछ पार्टिकल इसमें बाहर आ गए, है ना। अब ये क्या है, ये जो पार्टिकल्स है अब दिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब तक वो मिक्स हो रहे थे तब तक नहीं दिख रहे थे। तो ये क्या है, इसमें बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है कि अपन सेपरेट नहीं कर सकते पानी में सॉल्ट वगैरह को। लेकिन अगर यही पूरा इसको निकाल देते हैं, इसको भी हटाओ, पानी वापस में करो। इसके अलावा कोई और ले लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, कलर वाला रहता है। अब ये जो कलर वाला पार्टिकल है, इसमें कलर ही चेंज हो गया इसका, है ना, लेकिन पूरा होमोजीनियसली मिक्स हो जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं इधर देखूं ध्यान से, थोड़ा सा पानी में बढ़ा देता हूँ कि इस कॉर्नर में कहीं हमारा सोडियम क्लोराइड पड़ा हुआ है या इस कॉर्नर में पड़ा हुआ है, हम देख नहीं सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। पानी का मॉलिक्यूल इधर ज्यादा, या तो मतलब ऐसा होता, नोट पैड बताता हूँ, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, अब ये पानी का मॉलिक्यूल हो गया, इतना पार्ट बाकी मिक्स हो जाए, ये बाकी पूरा का पूरा डाइक्रोमेट की वजह से, जैसे पीछे ऑरेंज हो रहा था ना, तो ये ऑरेंज हो जाए लेट, बस इतना सा पार्ट कलरलेस रह जाए, मतलब ये हमारा H2O अलग से दिखाई दे, बाकी पोटेशियम डाइक्रोमेट अलग से दिखाई दे। तो ऐसा नहीं होता, पूरा होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है। अपन कहीं पे भी ये नहीं देख सकते कि इधर कॉर्नर में जो है, या किसी भी पर्टिकुलर कॉर्नर में जो है, इधर हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, या यहाँ पे पड़ा हुआ है। सब जगह होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है, हर जगह कंसंट्रेशन बराबर होती है। हाँ, ये भी पॉइंट था, हर जगह कंसंट्रेशन बराबर होती है, देखिए इसमें चेक भी करके देख सकते हैं, ठीक है, हर जगह कहीं से भी मैं नाप लूँ, कंसंट्रेशन बराबर ही आएगी। यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखी हुई ना, किसी भी पॉइंट्स में अलग नहीं जाएगी। बाकी अच्छा, ये अलग से यहाँ पे सैचुरेटेड हो गया, अगर मैं वहाँ पे ले जाऊंगा ना मॉलिक्यूल्स पे, तो शायद से उस पे ज़्यादा दिखाई, लेकिन ये तो दिखाई नहीं ना, पता नहीं, है ना, मॉलिक्यूल पे अगर आ जाता तो ज़्यादा दिखाना चाहिए था। बाकी सॉल्यूट बढ़ाने से अपना कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन फिक्स हो गया, ये और चीज़ें देखो अच्छी बढ़िया, यहाँ पे क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अब सॉल्यूशन का ही दे रहा है ना, क्योंकि ये सॉल्यूट पार्टिकल का तो दे नहीं रहा है, बस सॉल्यूशन जो है वो उतना जितना मिक्स करना था उतना मिक्स हो गया, उतनी कंसंट्रेशन हो गई, बाकी तो हमारा अनडिजॉल्व नीचे बैठते जा रहा है, बैठते जा रहा है। ये और थोड़ा इवेपोरेशन कर दूंगा और ज़्यादा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, सारे मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे और खत्म। तो आते हैं वापसी इस पे। अब इसमें बताया गया था, हाँ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कुछ पार्टिकल ऐसा उसके अंदर अलग से दिखाई देंगे, ये मिक्स नहीं होंगे। जैसे पानी के अंदर मिट्टी डाल दो तो अलग से दिखाई देगा ना कि भाई नीचे जो है ज्यादा सेटल डाउन हो गई, बीच में उड़ते हुए दिखाई देंगे कुछ पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो हल्के होंगे, तो ऐसा करके। की टर्म्स, अब आगे जो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी मेटल नॉन मेटल की, तो उससे रिलेटेड कुछ की टर्म्स बताए गए। पहली प्रॉपर्टी है जैसे मिलीबिलिटी, मतलब लोहे की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको कितना भी ठोक पीट कर हम पतली सी चादर में बदल सकते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर, है ना। सिल्वर की फॉइलिंग, सिल्वर की इतनी पतली परत हो जाती है कि वो मिठाइयों के ऊपर उसकी वो लगती है ना परत, तो इसलिए। अच्छा, बाकी उसमें भी क्या करा जाता है, लेदर वगैरह पता नहीं किस किस चीज़ों के बीच में उसको सिल्वर को लगाकर उसको ठोक पीट के इतनी पतली सी चादर बना दी जाती है उसकी। एल्यूमिनियम फॉइल, है ना, तो उसको खाने वगैरह में यूज़ करते हैं पैकिंग में। अब दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, मतलब कि मेटल की ये दोनों प्रॉपर्टी वैसे मेटल की हो गई, है ना। मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उसको अपन खींच तान के या उसको ठोक पीट के किसी भी तरीके से हम उसको एक डक्ट में, आप कह लो कि पतली सी वायर में कन्वर्ट कर सके, तो उसे डक्टिलिटी कहते हैं उस प्रॉपर्टी को। ये सिर्फ मेटल में है। नॉन मेटल समझ लो कि प्लास्टिक है, उसको मैं खींच तान के ठोक पीट के ऐसा नहीं है पतली सी तार कर दूं, ठोकूंगा वो टूट जाएगी प्लास्टिक। तो ये इसलिए क्योंकि प्लास्टिक के अंदर कैसी प्रॉपर्टी है, मेटलनेस की, है ना। ये थर्ड पॉइंट जो है ये बता रहा है कि भाई प्लास्टिक या नॉन मेटल जो है उनमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसको हथौड़े से मारोगे ना, वो पतली चादर में तो बदलेगा नहीं, लेकिन खैर वो टूट जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट। तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, बिटरनेस, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू द मिलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब एलिमेंट्स के बारे में बताया गया। एलिमेंट्स क्या चीज है, एलिमेंट्स एक ऐसे सब्सटेंस विच कैन नॉट बी split up into the two or more simpler substance by the chemical method or applying the heat, light or electrical energy। जैसे अगर पानी था H2O,
अगर मैं उसमें इलेक्ट्रोड डाल के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के मतलब पानी के अंदर एसिडुलेटेड वाटर ले लिया और इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता हाई वोल्टेज की, तो ये क्या होता है, हमारा H2O ना ब्रेक डाउन होकर H2 गैस और O2 गैस में बदल जाता है। वैसे ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड था। लेकिन एलिमेंट्स क्या होते हैं ना, वो हम हीट केमिकली भी मेथड से, मतलब हीट वगैरह भी अप्लाई कर दूं या लाइट इलेक्ट्रिसिटी भी अप्लाई कर दूं, कुछ भी नहीं हो सकता उनका, वो अलग नहीं हो सकते। बाकी हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट पता है अपने को, 118 लेटेस्ट में, है ना। बाकी उसमें 94 जो है वो हमारे नेचुरल है, बाकी आर्टिफिशियल मैन मेड है जो कि 24 एलिमेंट्स है। 11 एलिमेंट्स आर गैस, उसमें टोटल में से 118 में से 11 जो है वो हमारे गैसेस हैं, दो जो है मरकरी और ब्रोमीन लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे बात चल रही है, ठीक है। बाकी बचे हुए हमारे उसमें आ जाएंगे सॉलिड फॉर्म में। और मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये कुछ क्लासिफिकेशन करा हुआ है एलिमेंट्स का। अब उस सब की प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, मेटल वगैरह, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल के बारे में ये बताया गया कि मेटल हमारा क्या है, दैट आर मिलिएबल, डक्टाइल, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये तो जनरल पॉइंट्स है हमारे। uh, अब ये सबको डिटेल में ही पढ़ना है वैसे भी। कुछ एग्जांपल्स मेटल के, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे हमारे मेटल हो गए। इसका भी आगे चल के स्ट्रक्चर और एलिमेंट है ना, उसमें ये और समझेंगे कि कोई भी हमारे एलिमेंट्स होती हैं उनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ये कुछ जैसे मैंने ये लिख दिए हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख दिए, 10th और लिख देता हूँ, एनी, ठीक है। बाकी आगे भी रहते हैं ना, मग, अल, सी, बस, कलर, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, हा, ही, ली, बे, बक, नौ, फनी, नामग, अलसी, अलसी, पस, कलर, ठीक है। हा, ही, ली, बे, बकनौफनी, नामक, अलसी, पस, कलर। बाकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है उसके अंदर। तो जिसके अंदर जैसे इसका ही देख लेते हैं, 11 पे आता है ना, 2,8,1, ये हो गया 2,8,2। जिसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन 4 से कम रहते हैं वो हमारे मेटल होते हैं वैसे मोस्टली, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा था। बाकी उसके अंदर कुछ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, प्रॉपर्टी है मेटल की इसलिए। और बाकी नॉन मेटल के होते हैं जिसमें 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादातर मोस्टली में। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि यही सब कुछ है डिटेल में, इसमें यही आएगा काम का। मेटल जो है मीलिएबल होते हैं, मतलब ठोक पीट के पतली से पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल, पैकेजिंग वगैरह में लगता है, बिस्किट वगैरह, चॉकलेट वगैरह, मेडिसिन वगैरह में, सिगरेट वगैरह में भी भाई साहब, ठीक है। तो इन सब की भी पैकेजिंग में अपना ये लगता होगा भैया एल्यूमिनियम। बाकी खाने वगैरह में तो मालूम ही है पैकेजिंग में लगाते ही है, बिस्किट चॉकलेट का तो पता ही है। और मेडिसिन में है ना कि मेडिसिन लगी होती है उसके अंदर, गोलियां डली होती है ना, उसके ऊपर पतली सी परत जो हटाने की होती है वो अपनी एल्यूमिनियम फॉयल। अब सेकंड, मेटल्स आर डक्टाइल, कि पतली सी पतली वायर में हम कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी जो घर की वायरें हैं वो अपनी मेटल की है। अच्छा, घर की वायरें मेटल की है, क्यों प्रॉपर्टी है, मतलब क्यों हम मेटल यूज करते हैं, पहली हजार चीजें, फालतू का पॉइंट हो गया ये तो वैसे, है ना। हजार चीजें कि भाई, एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में मेटल ही काम आएगा, दूसरा डक्टाइल प्रॉपर्टी वही रखता है। अगर डक्टाइल नहीं रखता तो भाई साहब कैसे हमारे घर पे बिजली जा रही होती है, मतलब कि ऐसे बड़े बड़े पत्थर लगते पर तो सीधे सीधे ब्लॉक्स, पतली से पतली वायर लग जाती है, तो इसलिए सही है सिस्टम, ठीक है। और मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अगर कोई नाइफ है, ठीक है, नाइफ बनाने के लिए ड्राइंग बनानी पड़ेगी, ठीक है, बन गई, सही है, अच्छा लग रहा है, लिख देता हूँ बाकी। अगर मैं इसको यहाँ से गर्म करूँ कैंडल लगा के, ठीक है, तो ये यहाँ से भी गर्म फील होगा, मतलब अगर मैं इस एंड को गर्म करूंगा तो यहाँ पे भी, इस जगह पे भी मेरे को गर्माइश फील होगी, क्योंकि हीट जो है ना इसके अंदर ट्रांसफर हो रही होगी, है ना। अब हीट ट्रांसफर होने के भी बड़े मेथड होते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। तो ये वाला कौन सा होगा, बाकी बता देना तुम, है ना। बाकी अब ये तो कौन सा होगा, वैसे कंडक्शन मेथड है। ऐसे दो और होते हैं, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये बाकियों के बारे में उसमें अभी है नहीं तो क्यों ही बताया, है ना। अब उसमें बोला गया है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर, सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो कि भाई साहब बहुत बढ़िया कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम घर में अपने सिल्वर वायर की कनेक्टिविटी कर दे जगह जगह पे, है ना, जो घर के कनेक्शन है उसके अंदर सिल्वर वायर की कनेक्शन करवा दें,
तो बहुत मिनिमाइज्ड हमारा जो है ना बिल आएगा, कम से कम। क्यों? क्योंकि सिल्वर मेटल की खास बात क्यों अच्छी क्यों है? क्यों? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते समय उसका रेजिस्टेंस क्योंकि सिल्वर मेटल का बहुत कम होता है, और करंट जो है ना वो ज़्यादा अमाउंट में उसमें फ्लो हो सकता है। करंट मतलब आई से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, ये 10th क्लास में आएगा, ये रेजिस्टेंस लिखा था मैंने शॉर्ट फॉर्म में, आर। ठीक है। अब ये क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है, जैसे एसी की वायर ले लो, है ना। अगर मैं एसी को चला रहा हूँ कोई एक नॉर्मल सॉकेट से, वैसे अगर उसका अलग से एक सॉकेट आता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे ख्याल से 24 एम्पियर या 15 एम्पियर लिखा होगा जानते ज़्यादा, है ना। तो थोड़े ज़्यादा करंट पे चलता है, उसके बड़े से प्लग होते हैं, बहुत बड़े, है ना, उसका प्लग ही अलग होता है एसी वगैरह को। और नॉर्मल अपने जो चार्जर वगैरह जिसमें लगाए थे उसका प्लग की साइज छोटी होती है, 5 पिन वाला ऐसा करके जो प्लग बना होता है ना, सॉकेट बना होता है। अब इसके अंदर मैं अगर वो प्लग लगा दूं, किसका, एसी का लगा दूं, और उसमें क्या है, लोड ज़्यादा लेगा वो, या फिर तो वो क्या होगा, वो प्लग जो सॉकेट होगा वो गर्म हो जाएगा। या फिर मैं एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लूं जिसके अंदर ऐसा एक दो या बहुत सारे ऐसे प्लग लगा दिए, इस पे एक एक सॉकेट से मैं वो चला रहा हूँ, क्या कहते हैं, एसी चला रहा हूँ, दूसरे वाले सॉकेट से मैं वो ओवन चला रहा हूँ, और एसी कुछ एक से आयरन चला रहा हूँ, है ना, प्रेस चला रहा हूँ। अब ये क्या है, ये सारे इतने हैवी हैवी अप्लायंसेस हो गए जो ज़्यादा करंट लेते हैं, तो ये क्या कर देंगे, इसको हीट अप कर देंगे, इसकी वायर्स गर्म हो जाएगी। लेकिन यही अगर मैं सिल्वर मेटल लूंगा ना, तो वो क्या है, बढ़िया इतना है कि भाई वो हीट ही नहीं होता इतना ज़्यादा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं शिमला वगैरह ऐसे ठंडी जगहों पे और जाके अगर घर हो और वहाँ पे अगर सिल्वर मेटल हो, तो बिल्कुल एनर्जी का बहुत मिनिमाइज्ड लॉस होगा। क्योंकि एनर्जी का लॉस किस साथ हो रहा था, ये जो वायर्स हीट हो रही थी ना, तो इसमें एनर्जी का लॉस होता है, तो बिजली का बिल ज़्यादा आता है। जैसे अगर घर में किसी के कूलर वगैरह है और कंटिन्यूसली चल रहा है बिल्कुल 24 घंटे, ठीक है, तो वो उसका जो मोटर वगैरह होती है ना, गर्म हो जाती है। और गर्म होने के बाद क्या होता है, उसका बिल फिर ज़्यादा आने लग जाता है, जितना उसका आना चाहिए था उससे ज़्यादा आने लग जाता है कंपेरेटिवली। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रेस्ट देना चाहिए हर जो भी अप्लायंसेस है उसको, जिससे वो गर्म वगैरह ना हो और उसका बिजली का बिल वगैरह बच जाए, ठीक है। बाकी सिल्वर यही चीज में अच्छा है, लेकिन वैसे अपन करा नहीं सकते, नहीं तो घर से लोग पैसे चुराने की जगह दीवारों में खोद खोद के वायर्स चुरा चुरा रहे होते। मेटल्स के बारे में, मेटल जो होते हैं वो लश्रस होते हैं, चमकदार होते हैं, है ना। अब जैसे कोई भी, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, अब ये लग क्या बनाने में, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में, है ना, गहने वगैरह ज्वेलरीज वगैरह बनाने में ये यूज करी जाती है। क्यों? क्योंकि ये शाइनी है ना। कॉपर वगैरह के बर्तन वगैरह, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपन यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो चमकदार है ना। मेटल Metal are generally hard except sodium and potassium which are soft metal। ये हाईली रिएक्टिव मेटल भी है वैसे, है ना। सोडियम इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि उसको नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से, ठीक है, लेकिन इतना खतरनाक भी है भाई, उसको घर में रखोगे जल्दी गिर गया या फिर पानी में चली गया वैसे ही ब्लास्ट, समझे। तो ये बोला गया बस, मेटल जो है ज्यादातर सारे के सारे कॉपर हो गया, कुछ भी हो गया, इतने हार्ड होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन इसमें बहुत आते हैं। सिक्स्थ वाले में ये बोला गया मेटल आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, वैसे सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है जैसे अगर कोई एक रिजिड कोई रॉड है, उस पे एक रस्सी लटका दी है और यहाँ पे एक बॉब, है ना, जैसे पेंडुलम में होता है बॉल मेटल की। अब ये जो तनाव इसके वायर के अंदर होगा ना, तनाव, उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो अगर यही समझ लो, अगर मैंने इसमें पतला सा एक धागा ले लिया तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी, मेटल की तार ले लिए तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना। तो ये बोला गया था। बाकी मेटल वगैरह की टेंसिल स्ट्रेंथ हाई रहेगी, तनाव झेलने की शक्ति ज्यादा रहेगी। एक्सेप्शन सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल है। सेवेंथ वाले में बोला गया मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल सारे के सारे, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, कॉपर हो गए, कुछ भी ले लो, है ना, सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है एक मरकरी का, ठीक है। मरकरी जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहती, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है। मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, कि मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। कि जैसे आयरन का ही ले लो, आयरन के लिए भी क्या होता है कि 1535 डिग्री सेल्सियस, ये तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का, ठीक है। या फिर उसका किसका, कॉपर का, ठीक है, कॉपर का भी 1083 रहता है डिग्री सेल्सियस। तो ये इतने ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको है तो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म को अगर मेल्ट करना होगा तो सीधी ऑब्वियसली बात है कि भाई थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। बाकी मेटल हैव हाई डेंसिटी, इनके सॉलिड फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल थोड़े ज्यादा पास पास होंगे, तो इसलिए क्या है, ये डेंसिटी इनकी ज्यादा रहती है, और बाकी ये थोड़े सॉफ्ट थे तो इनकी डेंसिटी भी लो रहती है। मेटल आर सोनोरस। सोनोरस एक ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब जिसको, मतलब जो साउंड निकाल सके, ऐसी प्रॉपर्टी
वो अपन सोनोरस कहेंगे, मतलब जिसको ठोकने पीटने से क्या हो आवाज निकले, उसे उस प्रॉपर्टी को अपन सोनोरस कहेंगे। तो मेटल क्या होते हैं, एक सोनोरस होते हैं, मतलब उनको ठोको पीटो, किसी से हैमर वगैरह से मार दो या किसी से भी मार दो तो वो चिल्लाने लग जाएंगे, है ना। तो क्या है, इनकी प्रॉपर्टी है सोनोरस। नॉन मेटल इतनी आवाज नहीं करते, चल रहते हैं वो। ठीक है, जैसे अगर घर में बैल वगैरह है ना, घंटी वगैरह बनानी है, कुछ भी ऐसी चीज है जो आवाज करवानी है जिससे, तो हम किसकी बनाएंगे, मेटल वगैरह की बनाएंगे, है ना। जैसे कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, गिटार वगैरह हो गए, वायलिन हो गया, उसकी भी वायर वगैरह क्या होती है अपनी, लोहे की होती है, मेटल की होती है ना। लोहे की कह रहा हूँ, आयरन वगैरह की तो जो ही नहीं है, बाकी किसी की भी सब्सटेंस की हो सकती है, बाकी मेटल की होती है। थर्ड, वो 11th, मेटल यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। सारे के सारे जो भी आयरन को ही देखा जाए तो उसका नेचुरल कलर थोड़ा ग्रेइश कलर का रहता है ना, सिल्वरिश ग्रे, है ना। तो बाकी बस एक एक्सेप्शन है कॉपर और गोल्ड का, ये रेडिश ब्राउन कलर का रहता है, ये येलो कलर का रहता है ना। यही अलग से बस एक मेटल्स है, बाकी सबकी प्रॉपर्टी एक सी रहती है। ग्रे और सिल्वर कलर के रहते हैं ज़्यादातर कलर वाइज तो। बाकी कॉपर और गोल्ड है, बस उनका कलर अलग है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। तो ये तो जनरल वैसे छोटी क्लासेस से आते जा रहे हैं मेटल नॉन मेटल, लेकिन ये इतने सारे एक्सेप्शन वगैरह ये अपनी क्लास में आया अच्छे से थोड़ा डिटेल में। ठीक है, डिटेल में इसलिए दिए हुए 11 पॉइंट दिए, तो 11 पॉइंट कम से कम याद कर लो बिल्कुल अच्छे से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दोगे इसमें तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। बाकी नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कार्बन सल्फर ये सब चीज़ें फलाना डिमका ना, सारे पढ़ लेना। बाकी डायमंड और ग्रेफाइट आर ऑल्सो एन नॉन मेटल। अच्छा, ये अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि इनके एक्सेप्शन भी बहुत होंगे अभी आगे, ज़्यादातर में यही बार बार उछल उछल के आएंगे एक्सेप्शन में, डायमंड और ग्रेफाइट। पहली प्रॉपर्टीज बताइए नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या होते हैं, मीलेबल नहीं होते, मतलब ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, है ना, क्योंकि मतलब इनको ठोको पीटो तो ये चूरा चूरा हो जाएंगे ऐसा। और सेकंड, नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल की पतली सी वायर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट में ये बोला गया नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई प्लास्टिक की ऐसे कोई स्ट्रिप है, उसको मैं यहाँ से अगर गर्म कर दूँ कैंडल लगा के, ठीक है, तो ऐसा नहीं है उसकी गर्माइश यहाँ पे भी फील होगी, नहीं होगी। ठीक है, इसलिए क्या है, जो तवे वगैरह होते हैं, जो भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, है ना, खाना वगैरह बनाने के, उसके जो हैंडल होते हैं, वहाँ पे वो प्लास्टिक का बना हुआ हैंडल होता है, ये जो है मेटल का बना हुआ है। क्योंकि इसको क्या है, इसके ऊपर अपन खाना बना रहे हैं ना, तो उस पर हीट ट्रांसफर हो, इसलिए मेटल का बना है। ये हत्ता जो है जिससे पकड़े हुए हैंडल जो है वो अपना प्लास्टिक का बना हुआ है, नॉन मेटल का बना हुआ है, लेड वगैरह का बना होता है ना। तो ये क्या है, हीट को ट्रांसफर नहीं करने देगा। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि भाई अगर कुछ बिजली का काम कर रहे हो तो लकड़ी वगैरह को लेके चलो, है ना, लकड़ी वगैरह पे ऊपर खड़े हो जाओ, तो तुम्हें जो है बिजली लगेगा नहीं, करंट नहीं लगेगा तुम्हें, है ना। इससे ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर कुछ भी कर दिया गड़बड़ तो करंट लगने का गारंटी है कि भाई, अगर लकड़ी के ऊपर तो खड़े हो लेकिन करंट को किसी को छूने के बाद दीवार को भी टच कर दिया, अर्थ मिल गई उसे, तो करंट तो लगना है। ये तो ऐसा भी रिस्क नहीं लेना। बाकी अब एक्सेप्शन इसमें क्या दिया है, डायमंड, जो कि नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, कि हीट को अच्छे से ट्रांसफर करता है ये, है ना। एंड द अदर, दूसरा जो है अपना ग्रेफाइट, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, ये हीट को भी ट्रांसफर करता है वैसे ग्रेफाइट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को तो डायमंड तो नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी भी करता है और हीट भी। एक एक्सपेरिमेंट मैंने देखा था, शोल्डिंग आयरन मालूम है, जो टाके वगैरह लगाते हैं जो मोबाइल वगैरह में, है ना। तो उस सबको बनाने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट था कि भाई जो पेंसिल है ना, उस पेंसिल की, पेंसिल बना दो, हाँ, उसकी पेंसिल की जो लीड है, सिर्फ बाहर की लकड़ी वकड़ी जला दो, अंदर से वो लेड निकले, तो वो हमारा क्या है, वैसे ग्रेफाइट की बनी होगी। तो उसमें क्या है, एक एंड से बैटरी और मतलब एक एंड से वायर और दूसरी एंड से वायर ऐसा जोड़कर अपना एक बैटरी से जोड़ दो, तो ये क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से ये क्या होगा, घरमाइश देगा और ये गर्म हो जाएगा, और ये एज शोल्डिंग आयरन की तरह भी काम कर सकता है। जो शोल्डिंग वायर वायर होती है ना, वो इससे पास लाओगे तो वो क्या होगी, पिघल के शोल्डिंग कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से इसकी मदद से, है ना। ये ऐसा फालतू का एक्सपेरिमेंट वगैरह आ जाते हैं ना यूट्यूब, तो ये सब चीज़ें। फोर्थ पॉइंट, नॉन मेटल आर नॉन लस्टरस, कि ज़्यादा चमकदार नहीं होते, दे आर डल इन अपीयरेंस। लेकिन एक एक्सेप्शन है, फिर एक्सेप्शन आ गया आयोडीन के बारे में, कि आयोडीन जो है वो नॉन मेटल होते हुए भी चमकदार है भाई, है ना। तो ये हटाओ ना, फिर इसे क्यों इसमें डाल लगा, ठीक है। लेकिन इसकी बाकी सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की जैसी है, इसलिए इसको नॉन मेटल में डाल रखा है, ठीक है। एक एक्सेप्शन होते हुए, एक डीमेरिट होते हुए, कि एक जो बच्चा है वो अगर घर वालों की बात नहीं मान रहा है, वो उसके पास एक अवगुण है कि भाई वो शराब ज़्यादा पीता है, तो उसको घर से थोड़ी निकाल दिया जाएगा, बाकी तो वो है तो उसी घर का सदस्य है। तो ऐसे ही समझ लो कि आयोडीन जो है ना, उसके पास सारी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, बस एक एक्सेप्शन है कि वो चमकदार है,
तो उसको नॉन मेटल में डाला जा रहा है, बस एक एक्सेप्शन लिखकर। ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ, नॉन मेटल जो है ना वो जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, और जो कि एक्सट्रीमली हार्ड है, उसको कितना भी ठोक लो, कुछ भी कर लो, है ना, हाइड्रोलिक प्रेस में रख दो भाई साहब ऐसा चूरा चूरा करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल है। सिक्स, नॉन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग नॉट स्ट्रॉन्ग, सॉरी, है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो इसलिए इनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, झेलने की क्षमता कम है। ठीक है। अगर समझ लो कि भाई कुछ वो बनाना है, ट्रेन बनानी है, और प्लास्टिक की पूरी ट्रेन बना दी है ना, इतने जो सदस्य लेके जा रही है, पैसेंजर लेके जा रही है भाई साहब, उसको प्लास्टिक का बना दिया है। और हाँ यार, अगर उसकी पटरी पे अगर हम ब्रेकर और बना दे तो ट्रेन कैसे जाएगी? चलो चल के है, चलो ठीक है। तो वो क्या है, अगर ब्रेकर भी बना दो भाई साहब तो वो चलो चल के जाएगी, वो चूरा चूरा हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। बाकी नॉन मेटल है, किसी समझ लो लड़ाई वगैरह भी हो जाए ट्रेन के अंदर, किसी ने दीवार पे ही मुक्का मार दिया तो वो वैसे ही खराब हो जाएगी, है ना, तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो इसलिए मेटल वगैरह की बनाई जाती है ये सब चीज़ें, सरकारी चीज़ें, मजबूत रहे कि तुम जैसे ऐसा कोई खराब ना कर पाए। बाकी नॉन मेटल के बारे में बोला गया, ये क्या है, सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, रूम टेम्परेचर। एट्थ पॉइंट, नॉन मेटल हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेटल के हाई था, इसके पास लो है, लेकिन एक्सेप्शन है इसका भी भाई, ग्रेफाइट, जो कि नॉन मेटल होते हुए इसके पास वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इतनी जल्दी नहीं पिघलता, क्योंकि हीट को भी तो ट्रांसफर करता है ना ये, इसलिए। नाइन पॉइंट, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम है। बाकी वन नॉन मेटल जो कि आयोडीन है ना, ये क्या था वैसे, लस्ट्रस भी था, चमकदार भी था, इसकी डेंसिटी हाई रहती है। टेंथ पॉइंट ये बोलता है कि नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस, कि भाई प्लास्टिक है, उसको कितना भी ठोक पीट लो तो इतना ज्यादा चिल्लाएगा नहीं, बस चू चे करेगा थोड़ा सा, बाकी चिल्लाएगा नहीं, तो इसलिए ये क्या है, नॉन सोनोरस है, इतनी ज्यादा लंबी आवाज नहीं निकालते। ये एक बैल होती है, रिंग होती है ना, टिंग टिंग वाली भी, तो उसको एक बार बजा दो ना, वो थोड़ी लंबी खिंच के जाती है उसकी साउंड। लेकिन जो नॉन मेटल है, प्लास्टिक वगैरह, उस पर एक बार मार दोगे तो तब मारते समय आवाज आएगी, कोई भी चीज कोलाइड करेगी तो उसका तो साउंड निकलेगा ना, लेकिन भाई ऐसा है, वो साउंड फैलेगा नहीं, तो वो सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो वो क्या है, नॉन मेटल में इतनी नहीं होती, मेटल की ज्यादा होती है। बाकी अच्छा यही समझ लो, कॉटन है ना, उसके ऊपर हथौड़ा मार के क्या कौन सी आवाज निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। और 11th, नॉन मेटल हैव मैनी डिफरेंट कलर, कि अलग अलग नॉन मेटल के अलग अलग कलर रहते हैं, है ना। अब इसमें बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं, कोई भी, जैसे नमक ही ले लो, अलग अलग कलर के नमक आते हैं भाई साहब, है ना, मसाले ही अलग अलग है, तो ये तो नॉन मेटल में आ जाएंगे ना, तो इसलिए। अब आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद मेटलॉइड्स। मेटलॉइड में कुछ भी ज्यादा नहीं दिया है, बस ये लिखा है कि भाई जो प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की है, वो दोनों प्रॉपर्टी अगर किसी एलिमेंट में, तो उसे मेटलॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल दे दिया, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगर पीरियोडिक टेबल देखे ना, तो उसमें ऐसा का कुछ रहता है ना, यहाँ पे इतनी सी ये बड़ी रहती है, यहाँ पे कुछ जिग जैग करके एक अलग से कलर में रहती है ना, तो वो हमारी मेटलॉइड वाली रहती है। उसके बाद वाले ज्यादातर नॉन मेटल होते हैं और पहले के मेटल होते हैं। बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वो सब अलग है, बाद में पीरियोडिक टेबल वाले में देखेंगे, तो अभी है ही नहीं। 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल का भी चैप्टर आता है, उसमें डिटेल में आता है। अब मिक्सचर के बारे में, हम यहाँ से मेन टॉपिक अब दूसरा चालू हुआ है। ठीक है। जो कि हमारा प्योर वाला सब्सटेंस था ना, वो सारा खत्म हो गया। प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चीजें थी, एलिमेंट और कंपाउंड, वो दोनों खत्म हो गया। अब आते हैं इम्प्योर वाले में, जो कि हमारा मिक्सचर। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी है, सस्पेंशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, और कॉलोइडल क्या होते हैं ना। मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर क्या है, ऐसा सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, है ना, कि जो केमिकली कंबाइंड नहीं है, बस ऐसे ही मिक्स करके रख दिए, तो हमारे मिक्सचर कहलाएंगे। ठीक है। आयरन सल्फाइड का भी जो है ना, मिक्सचर भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, बस ये डिपेंड करता है कि भाई वो उसको केमिकली हमने जोड़ दिया है क्या, हीट वगैरह करके, या कैसे ना कैसे अलॉय बना दिया क्या उसका, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। बाकी है ना कि हम, अच्छा सल्फाइड, सल्फर तो हो गया नॉन मेटल, वो हो गया मेटल, तो वो तो अलॉय तो नहीं हो सकता क्या, लेकिन बाकी हाँ, मेटल मेटल मिक्स करके अलॉय बनाते हैं ना। अब तो अब जो भी आयरन और सल्फाइड हो गया, तो अब उसका जो है हमने कंपाउंड बनाया या आयरन सल्फर अलग अलग करके मिक्सचर की फॉर्म में रख रखा है, वो भी डिपेंड करता है कि बस हमने उसको केमिकली तो कंबाइन नहीं कर दिया। अब मिक्सचर दो तरीके के हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर या हेटरोजीनियस। अगर कोई ऐसा पानी ले लिया, उसके अंदर नमक डाल दिया, और उसमें अपन डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे कहाँ पे है नमक, पूरा होमोजीनियसली मिक्स हो गया, मतलब एक बराबर तरीके से इक्विवेलेंटली यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, तो उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। अब ऐसा नहीं कह देना ना कि भाई पानी जो है ना, उसके अंदर नमक जो है गायब हो गया, मतलब उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी और वो उसने उसके अंदर पार्टिसिपेट करके कुछ नया कर दिया, ऐसा नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि अब उसमें
अगर नमकीन पानी है, किसी को प्यास लगी है तो वो नमकीन पानी से भी अपनी प्यास बुझा सकता है, क्योंकि उसके अंदर पानी की प्रॉपर्टी होगी। और नमक की वो है उस पर डेफिशिएंसी, तो वो नमक की भी फुलफिलमेंट कर सकता है अपने अंदर। ऐसा नहीं है ना कि भाई नमक और पानी मिलकर जहर बना रहा हो, ठीक है, अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं बना रहा है, क्योंकि नया सब्सटेंस हमें फॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ जो सब्सटेंस थे वो मिक्स हो गए हैं। और इसमें नमक की क्वांटिटी हम अपने हिसाब से मिक्स कर सकते हैं, कितना भी ले लो, थोड़ा ज़्यादा, है ना, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच। और अच्छा, कुकिंग जैसे अगर चैनल होते तो उसमें जिस तरीके से बोला जाता है उस तरीके से भी बता देता हूँ कि एक पानी के गिलास के अंदर कितने टीस्पून तुम्हें शुगर लेनी है या कितने टीस्पून तुम्हें सॉल्ट डालना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितने टीस्पून वाला मिक्सचर बनाना है, ठीक है, चम्मच नहीं, टीस्पून। अच्छा, बाकी इसमें क्या है, ये हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन जब पानी बना रहे थे, H2O बना रहे थे, तो 2 मॉलिक्यूल मैंने H2 के लिए थे, 1 मॉलिक्यूल O2 का लिया था, तब जाके 2 मॉलिक्यूल पानी का बना था। तो हमें फिक्स मॉलिक्यूल का नंबर है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर फिक्स नहीं रहे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में क्या है, ये ऐसे सब्सटेंस जिसमें क्या है, अगर मैंने कोई सॉल्यूशन के अंदर कुछ डाला, जैसे पानी के अंदर मैंने सैंड डाला, तो वो क्या है, मेरे को अलग से दिखाई दे जाएंगे उसके पार्टिकल किधर किधर है। तो वो क्या है, वो हमारा हेट्रोजीनियस के अंदर आ जाता है, जिसमें यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता, नीचे कुछ सेटल डाउन अलग रह जाएगा, कुछ डस्ट पार्टिकल ऊपर हल्के से रह जाएंगे, ऐसा कुछ, वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें भी रीड आउट कर लेते हैं क्या क्या लिखा था। दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, कि मतलब उनमें अंतर हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते भाई, कहीं ढूंढ के नहीं पता कर सकते, ऐसे पानी के अंदर हाथ डाल के निकाल के नहीं बता पाएंगे कि भाई ये नमक आ गया तेरे हाथ में, ठीक है, कि अगर सैचुरेटेड नहीं है तो, है ना, तो ऐसा हम निकाल के नहीं बता सकते, क्योंकि पानी आएगा ही वही आएगा, है ना, तो वो क्या है, हमारे अनडिस्टिंग्विशेबल है, उसे होमोजीनियस मिक्सचर बोला गया। लेकिन अगर जो सब्सटेंस जिसमें रिमेन सेपरेट, वो उससे हमेशा सेपरेट ही रहेंगे पूरे सॉल्यूशन के समय, है ना। और अदर सब्सटेंस एज स्मॉल पार्टिकल्स ड्रॉप बबल्स आर हेट्रोजीनियस, मतलब उसमें जो भी है ड्रॉप की फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में, कैसे भी अलग फॉर्म में है, तो वो हमारा हेट्रोजीनियस कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर पानी के अंदर सैंड डाली थी तो उसको हाथ से अलग करके निकाल सकते हैं भाई, है ना, मिट्टी को क्या ही बड़ी बात है, थोड़ा सा बस ऐसा है, पूरी थोड़ी निकाल देंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत निकाल के दिखा तो सकते हैं ना, ये यहाँ पे मिट्टी पड़ी है, ऐसा करके। अब जब पानी के अंदर मच्छर गिर जाए तो एकदम से हाथ से निकाल लेते ना, देख भाई खराब पानी पिला रहा है, ऐसा, तो वो हमारा मिक्सचर बनाएगा। द सस्पेंशन ऑफ द सॉलिड्स इन द लिक्विड आर ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंडेड पार्टिकल डाल दिए हैं वो, सस्पेंशन ऑफ द सॉलिड मतलब ये आगे का टॉपिक बता रहे हैं वैसे। एक चीज और इसमें थी, एट द होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड, ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। ये वैसे आगे का पार्ट है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलोइडल वाला, ठीक है। इसमें ये बता रहे हैं सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस रहेगा, सस्पेंशन जो है ना वो हमारा हेट्रोजीनियस में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल थोड़े बड़े साइज के होंगे, सेपरेट आउट होंगे उससे, है ना, अलग से दिखाई देंगे, इसलिए सॉल्यूशन में होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा हिंट देती है आगे के लिए, अभी ठीक है। कंपाउंड, अब कंपाउंड के बारे में ये बोला गया है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास, है ना। अच्छा, प्योर सब्सटेंस का ये पार्ट रह गया था, मतलब, है ना, कंपाउंड एलिमेंट हो गया था। कंपाउंड के बारे में ये बोला गया है कि कंपाउंड ज्यादातर क्या होते हैं, हमारे केमिकली बॉन्ड रहते हैं एक फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास में, है ना, मतलब कि जैसे अगर H2O है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, और 2 है हाइड्रोजन, तो 2 हो गया टोटल। ऑक्सीजन का रहता है 8 नंबर पे आता है ना, 16 एटॉमिक मास, तो 2:16 का रेशियो हो गया, काट पीट के देखा जाए तो 1:8 रेशियो हो गया। तो एक, अगर हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपना बॉन्ड बनाता है, तब जाके H2 ऐसा बनता है कुछ, है ना, मतलब कि ऐसा कुछ रेशियो होता है ना। तो ये बोला गया है यहाँ पे एक फिक्स रेशियो है, ऐसा हम चेंज नहीं कर सकते इसको, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते कंपाउंड की फॉर्म में, कंपाउंड के लिए। बाकी अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है गैस, तो कितना भी हो सकता है भाई, कितने भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हो, एक कंटेनर ले लिया मैंने, एक टेस्ट ट्यूब ले ली हाइड्रोजन गैस की, एक टेस्ट ट्यूब ले ली ऑक्सीजन गैस की, बस एक दूसरे के ऊपर उलट पुलट के रख दी, और इसके अंदर मान लो कि 9 मॉलिक्यूल थे, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल है ना, तो दोनों कैसे भी मॉलिक्यूल कितने भी प्रपोर्शन में हो वो मिक्स हो जाएंगे, है ना, बस, लेकिन पानी नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि मिक्सचर फॉर्म में है ये, इसलिए अगर केमिकल रिएक्शन करवा दूं इनके बीच में भाई, उनको कैसे ना कैसे मिक्स करा दूं, तो वो क्या हो जाएंगे, केमिकली बॉन्ड बनने के बाद कंपाउंड बन जाएंगे, और उसमें क्या होगा ना, एक मॉलिक्यूल इसका यूज हो जाएगा और 8 मॉलिक्यूल इसके यूज हो जाएंगे, बचेगा अन, एक जो है ना, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल,
वो अनरिएक्टिव बचेगा, यहाँ से एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ये अनरिएक्टिव बचेगा, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे और यहाँ पे 9 थे, तो 9 में से 8 यूज हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 में से 1 यूज हो जाएंगे, एक बच जाएगा, ऐसी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बच जाएगा, ये अनरिएक्टिव रह जाएंगे। ये कंपाउंड बनाते समय, लेकिन मिक्सचर की फॉर्म में हम कैसे भी मिक्स कर सकते हैं। अब उसके बाद दिया है आगे कुछ अच्छे पॉइंट दिए हैं, ये बहुत काम की चीजें है ना वैसे, इससे रिलेटेड गिव रीजन वगैरह ये सब आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट इनटू कंस्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से अपन कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते, है ना, केमिकल मेथड से कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। कि पानी जो था वो बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी रखता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, बिल्कुल सेप अलग है ना, कि मतलब कि मैंने प्रॉपर्टी बताई दी थी, कंबस्टिबल सपोर्टर और कंबस्ट, ये बुझाने का काम करता है या ये लगाने का काम करता है ऑक्सीजन, है ना। थर्ड, एनर्जी इज आइदर यूज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, कि मतलब ये बोला गया कि कभी भी कंपाउंड बनाते हैं, अब जैसे ये कंपाउंड बन रहा था, या तो ही हीट देना पड़ेगा यहाँ पे, या हीट निकालनी पड़ेगी, लास्ट में रिलीज आउट होगी या एब्जॉर्ब होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। रिएक्टेंट में हम हीट दे रहे होंगे या फिर प्रोडक्ट में से हीट निकल रही होगी, है ना, या तो रिएक्शन में हम हीट देते हैं या फिर हम निकालते हैं, निकल रही होती है उसमें से, है ना। तो ये जो है ना हमारी, अच्छा हीट निकले या फिर लाइट निकले, हो सकता है, ये हो सकता है साउंड निकले, किसी भी फॉर्म में हमारी एनर्जी निकले, तो उसको क्या कहेंगे, मतलब कि एनर्जी का निकलना या फिर देना, एब्जॉर्प्शन होना या निकलना, आउट होना, गिवन आउट होना रिएक्शन के अंदर, तब वो हमेशा मतलब होता ही होता है कंपाउंड बनते समय। तो ये एक तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गई है, प्रॉपर्टी में आ गई। फोर्थ पॉइंट ये बोला गया है कि द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स, द कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे हाइड्रोजन का बताया था 1:8 रेशियो में जुड़ा होता है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट ये बोला गया कंपाउंड हैव अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और द बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने पीछे भी बताया था कि आयरन का कितना रहता है, कॉपर का कितना होता है ना, ये तो हमारे एलिमेंट्स थे। अच्छा, कंपाउंड ही ले लो, जैसे पानी H2O, अब इसको मैं किसी भी नंबर पे भाई सब 70 पे तो बॉईल नहीं कर सकता ना, डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही इसे बॉईल कर सकता, इवेपोरेट कर सकते हैं 70 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, लेकिन बॉईल कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है। ठीक है, ऐसे ही बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट किसी भी कंपाउंड का देखा जाए तो वो फिक्स रहेगा, मिक्सचर में नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कितना भी हम इम्प्योरिटी डाल दें, इम्प्योरिटी डालते ही उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों चेंज हो जाएगा, इसलिए, है ना, इम्प्योरिटी डालते ही बढ़ जाता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसे। अ कंपाउंड इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर है कि भाई उसमें से जैसे पानी है H2O है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा नहीं है ना कि ढूंढ के बता सकते हो कि भाई इधर इधर पड़ा है अपना हाइड्रोजन एटम, या इधर कॉर्नर में पड़ा हुआ है ऑक्सीजन, यहाँ से ले लेता हूँ, नाक डाल के सांस ले लेता हूँ, यहाँ से आ जाएगी ऑक्सीजन अपनी नाक के अंदर ना, सटाक से, तो ये सब नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। ठीक है, कि गलत चीज़ें हैं ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ, ये आगे का पेज तो खराब हो गया मेरा। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज अ मिक्सचर और कंपाउंड, वी शुड रिमेंबर दैट, ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सब्सटेंस दिया हुआ है वो क्या मिक्सचर है या फिर कंपाउंड है, ये अपन कैसे पता करें, है ना। तो हमें कुछ तो आना चाहिए कि भाई अपन प्रॉपर्टीज तो मालूम ही है, उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बता देंगे भैया। पहला बताया गया जैसे अगर कोई सब्सटेंस है वो सेपरेट हो सकता है अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में बाय फिजिकल मैटर, तो कंपाउंड तो होता नहीं था, तो वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। अगर वो नहीं हो रहा फिजिकल मेथड से तो वो हमारा कंपाउंड होगा। सेकेंड, इफ द सब्सटेंस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, अपने जिस चीजों से मिलकर बना हुआ है ना उसकी अगर प्रॉपर्टीज है उसके पास, तो वो हमारा क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है उसकी प्रॉपर्टी तो हमारा क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि उससे बिल्कुल एंटायरली नया सब्सटेंस बनता है। अगर हीट और लाइट एनर्जी वगैरह ये सब चीजें जो है रिलीज आउट नहीं हो रही है, नहीं लग रही रिएक्शन के अंदर, तो वो हमारा मिक्सचर है, क्योंकि उसमें ना हीट एनर्जी देनी पड़ती है ना लेनी पड़ती है, मिलती है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन कंपाउंड में ऐसा होता है। फोर्थ पॉइंट बोला गया कंपोजिशन जो है फिक्स वेरिएबल है, मिक्सचर में कितना भी डाल दो, किसी को भी कितना भी अमाउंट में मिक्स कर दो, कंपाउंड में जो है ना एक फिक्स रेशियो में रहता है ना, बाय मास, फिक्स प्रपोर्शन ऑफ मास रहता है ना, पीछे पड़ा था अभी। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है सब्सटेंस जो है, अब उसका कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है तो वो मिक्सचर है, अगर फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है तो कंपाउंड। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई कंपाउंड के बारे में भी पढ़ लिया, मिक्सचर के बारे में भी पढ़ लिया। अच्छा, बाकी जैसे अगर एक मैं एक और अच्छा बढ़िया सी चीज बताऊं, जैसे आयरन और सल्फाइड है, आयरन और सल्फर है, अब इसको जो है ना इसका ये मिक्सचर है, लेट है ना। अब मेरे को अगर इसमें से सेपरेट आउट करना है ना, तो मैं क्या करूँ, यहाँ तो इस पूरा जो भी एक कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ वॉच ग्लास है उसके अंदर डाल दिया ये दोनों का मिक्सचर, ठीक है, उसके ऊपर मैं मैग्नेट तैरा दूँ,
है ना, मैग्नेट ऊपर से ले रहा हूँ, तो वो क्या होगा, सारे के सारे आयरन को ले लेगा, सल्फर बच जाएगा। सबसे आसान। या फिर दूसरा, या तो मैं क्या करूँ, इसके अंदर डाल दूँ एक लिक्विड जो कि है डाई सल्फाइड, डाई सल्फाइड, ठीक है, CS2 इसका फॉर्मूला रहता है। अब ये क्या है ना, इसको जैसे ही अगर मैं इसके अंदर डालूंगा, तो क्या होगा, सारा का सारा सल्फर इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, फिल्टर पेपर लिया और उसके अंदर से उसको अलग कर दिया। एक चीज थी वैसे मेरे को 3D मॉडल दिखाने के लिए, है ना, लेकिन अब छोड़ो, अब मेरे को निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे अगर मैंने अब एक सॉल्यूशन ये तो मिक्स कर दिया, अब इसमें क्या हुआ, डाई सल्फाइड ने CS2 ने सल्फर के साथ तो बॉन्ड बना लिया, आयरन रह गया अलग से। अब ये पूरा एक सॉल्यूशन बन गया, जो भी है अपना क्या कहते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर का, है ना, मिक्स होकर। बाकी आयरन सेपरेट आउट हो गया ना, अब अलग फॉर्म में, तो उसको अपन फिल्टर पेपर से पास करके सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, आयरन यहाँ पे रह जाएगा, बाकी जो भी हमारा सल्फर और वो जो था कार्बन डाइसल्फाइड, ये अपना नीचे आ जाएगा डिसॉल्व फॉर्म में। आयरन तो सेपरेट आउट हो गया। अब इसमें से कार्बन डाइसल्फाइड में से सल्फर को अलग करने के लिए एवेपोरेशन वगैरह कर लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह कैसे भी, तो वो हमारा फिजिकल मेथड से ही अलग हो जाएगा। तो ये हमने दोनों को अलग कर दिया क्योंकि ये मिक्सचर था। ठीक है, लेकिन अगर ये क्या होता है, यहाँ तो कंपाउंड होता, तो अपन कुछ भी कर लें, लेकिन ये हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आयरन और सल्फर हमारा कंपाउंड फॉर्म में रहता, तो हम इसको अलग नहीं कर सकते थे। चाहे मैग्नेट टहरा लो, चाहे वो डाल दो कुछ भी, है ना, तो वो अपन उसको नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये रहा अपना कंपाउंड, उसका फॉर्मूला। अच्छा, इसमें वैसे इसका भी मास बताऊं कितना, रेशियो वगैरह, प्रोपोर्शन वगैरह भी। आयरन का रहता है वैसे 56, सल्फर का होता है 32। ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा बस। 16, ये हो जाएगा 2, ये 28, 8, 14, 4, 7, मतलब अपना 7:8 रेशियो में ये जुड़ा होता है। उल्टा कर दिया क्या, हाँ। 8:7, ठीक है, इस रेशियो में जो है अपना 8:7, क्या लिख रहा हूँ, एंड होते होते इतनी खराबी। आयरन का था अपना 7, सल्फर का 7:4 रेशियो में। अपना आयरन सल्फाइड कंपाउंड जो है एक फिक्स रेशियो में जुड़ा होता है, ठीक है, इसमें मास बाय मास। बाकी इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिक्स होगा, है ना, ये कंपाउंड है इसलिए सारी प्रॉपर्टी होगी कंपाउंड वाली इसके अंदर, है ना। और इससे अलग थोड़ा सा टॉपिक के बारे में दो चीजें और है, जैसे इन केस ऑफ सॉल्यूशन और ये इसको बताता हूँ। सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हो, एक अलॉय के बारे में। सॉल्यूशन क्या है, जैसे अगर पानी के अंदर H2O के अंदर NaCl नमक डालकर अपने एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया, तो ये क्या है, मिक्सचर है। अब इसको अगर हम मिक्सचर है तो इसकी कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, जैसे पहला पॉइंट की, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड इनटू द सॉल्ट एंड वाटर बाय द फिजिकल मेथड, कि अपन इसको गर्म कर देंगे अगर यहाँ से, है ना, तो अपन इवेपोरेशन करके भी नमक को निकाल सकते हैं, और अलग हो जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अच्छा, पानी भी चाहिए भैया हमें, तो उसके लिए क्या करो, डिस्टिलेशन प्रोसेस कर दो, कि भाई एक बीकर लेकर यहाँ से सब लिड में ट्यूब होता है ना, उसको लेकर यहाँ से, और यहाँ पे एक अलग से कंटेनर, अब इसके नीचे गर्म कर दो, तो लिड में ट्यूब में क्या होता है, कंडेंस होके पानी जो है ना इवेपोरेट होगा और इस ट्यूब में जाएगा। अब इस ट्यूब में से क्या होगा, यहाँ पे एक लिड में ट्यूब क्या करेगा, इसको कंडेंस कर देगा, और यहाँ पे पानी जो है अपना सेपरेट आउट हो जाता है ना, मालूम है ना ये सब चीज़ें तो। और ये डिस्टिलेशन प्रोसेस हो जाता है, तो पानी अलग हो जाएगा, नमक यहाँ पे NaCl यहीं पे रह जाएगा। तो ये तो ऐसा करके अपन इसको अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से अपन नमक नमकीन पानी को अलग कर सकते हैं। बाकी सॉल्ट सॉल्यूशन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना, सॉल्ट और पानी दोनों की प्रॉपर्टी रखता है नमकीन पानी, इसलिए क्या है अपना, ये क्या है, मिक्सचर है ना। ये सब चीजें पूछने को आ सकती है कि सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर में आएगा, कंपाउंड में आएगा, इसलिए। अब इसमें बताया गया कंपोजिशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इज वेरिएबल, भाई इसमें नमकीन पानी में हम कितना भी नमक डाल दें, ये तो हमारे पास फिक्स नहीं है, कितने भी टीस्पून डाल दें। और द सॉल्ट सॉल्यूशन डज नॉट हैव अ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, इसका कुछ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि नमक डाल दिया, अब ये ऊपर हो जाएगा कितना भी, बस टेम्परेचर बढ़ा दो,
पानी का तो, पानी से नमक का तो बहुत ही ज्यादा होगा ना, इसलिए पानी तो इवेपोरेट हो ही जाएगा, 100 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नमक डाल दिया है, ठीक है, तो इसलिए। बाकी अब अलॉय के केस में क्या होता है, अलॉय क्या होते हैं, मिक्स मेटल्स के मिक्सचर को अपन अलॉय कहते हैं, ठीक है, कोई भी हमारे मेटल्स हो गए उनके मिक्सचर को अलॉय कहते हैं। जैसे कि अगर ब्रास ब्रास के बारे में बात करी जाए तो वो भी क्या है, अलॉय है, ठीक है, जिस भी चीज़ों से बना होता है, अपने कॉपर वगैरह हो गया, जिंक हो गया, है ना, इन सब चीज़ों से अपना कॉम्बिनेशन से बन जाता है ब्रास। तो ये क्या है, ये मिक्सचर फॉर्म में है। अब इसकी भी प्रॉपर्टी देखा जाए तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉपर और जिंक दोनों इसके अंदर है, ठीक है। अलग अलग कंपोजिशन में कितना ही डाल दो मिक्स करने समय, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर वो अमाउंट हो कि भाई इतना परसेंट से इतना परसेंट डालना है, कुछ भी नहीं है ना, थोड़ा बहुत अपन वेरिएशन कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी कंपाउंड बना रहे हो उतना तो अपन नहीं कर सकते बिल्कुल भी। बाकी अम, जो भी इसके अंदर और कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, बस यही है इसके अंदर मिक्सचर प्रॉपर्टी बताने के लिए, अलॉय हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और कुछ तो ध्यान नहीं अभी। ठीक है, ये अपना पार्ट 1 हो गया, बाकी अब दूसरा वाला पार्ट है वो बाद में कर देंगे, उसके अंदर अपना जो भी आएगा, ठीक है, सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कोलोइडल वगैरह भी आ जाएगा उसके अंदर। और फिर उसके बाद सेपरेशन वाला पार्ट होगा, ठीक है, अभी तक की तो बस अभी इतना ही है, ये पार्ट 1 अपना पूरा कंप्लीट हो गया। एशन वगैरह बुक से पढ़ लेना, बाकी जो भी है सब कुछ समझ में आ जाएगा, और बाकी कुछ भी डाउट हो तो वो बता देना।